नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम जिनकी बात करेंगे वो लौह पुरुष जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, शिक्षाविद, समाज सेवी। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, हमें मालूम है। गांधी जी के बहुत ही निकट सहयोगी थे। इनके बड़े भाई भी राजनीति में और स्वतंत्रता आंदोलन में थे, वल्लभ भाई पटेल। और जो सेंट्रल असेंबली, जो आज लोकसभा है, अंग्रेज़ों के समय में वो स्पीकर थे। तो एक बैरिस्टर भी थे। वो आंदोलनकारी थे, परंतु वो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, बड़े भाई जी। और वो चाहते थे कि स्वतंत्रता किसी भी ढंग से प्राप्त की जाए। उसके लिए वो वीर सावरकर की मान्यताओं को भी मानते थे और विदेशों में रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूर्व भूमिका में भी वो रहे। परंतु ये पूर्णतया गांधी के अति भक्त थे। और एक बार तो मुरारी बापू ने कथा में कहा था, इतना ज़्यादा वो थे कि उनका इमोशनल, भावात्मक गांधी जी ने शोषण किया कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो वोटिंग हुआ कांग्रेस कार्य समिति में, तो 80-85% लोगों ने सरदार पटेल का नाम प्रपोज किया जी। जवाहरलाल नेहरू का एक ने भी प्रपोज नहीं किया जी। तो स्वाभाविक रूप से इनको बनना चाहिए था। पर गांधी जी ने एक चिट भेज दी अखबार की कटिंग के ऊपर ही, सरदार नाम वापस ले लो। इन्होंने ले लिया। तो मुरारी बापू ने कहा कि देश का दुर्भाग्य था कि इतना आज्ञाकारी होना देश के लिए ठीक नहीं रहा, जो बाद की घटनाओं से सिद्ध हुआ। अब आपने कहा सरदार पटेल क्योंकि बारदोली आंदोलन में थे जी। अहमदाबाद के मेयर भी रहे, लोगों को शायद नहीं मालूम हो जी। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी अहमदाबाद की, उसके मेयर थे। बहुत अच्छे वकील थे। वकालत करते हुए एक बार पत्नी के देहांत की सूचना मिली, वकालत करते हुए जी। पर्ची को जेब में रखी और पूरी बहस पूरी की। तो बाद को जज को जब पता चला तो उन्होंने मतलब आउट ऑफ कोर्ट ये तो आपने कहना नहीं, मैं अपने पेशे से मेरे लिए जिस क्लाइंट का मैं प्रैक्टिस कर रहा था और उसको यदि फांसी की सज़ा हो जाती, क्रिमिनल केस था, तो मैं अपने को माफ़ नहीं कर सकता था। मेरी पत्नी का देहांत हुआ, दुख हुआ है, अब जाके बाकी रस्म करूँ। तो कितने प्रामाणिक रूप से अपने पेशे के प्रति भी ऑनेस्ट थे, देश के प्रति भी थे। जब वो आंदोलन गांधी जी ने किसान आंदोलन किया तो उस समय इन्होंने लीड किया जी। और उस आंदोलन में क्योंकि ये अगुवा थे तो इसलिए इनको सरदार की उपाधि दी गई। सरदार मतलब लीडर आम भाषा में। और वहाँ की महिलाओं ने उनको उपाधि दी। तो इसको एक किस्म से गांधी जी और उस समय जितने लोग उपस्थित थे तो उस पहले आंदोलन के लीडर के तौर पर सरदार उपाधि दी। और जो नाम उनके साथ ऐसा जुड़ गया कि उनको पूरा नाम अधिकांश को ना मालूम हो, पर सरदार पटेल के रूप में ही वो जाने जाते हैं। अदरवाइज वो वल्लभ भाई पटेल और बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, जिसके नाम पर रफ़ी मार्ग पर विट्ठल भाई भवन है जी। दोनों भाइयों की दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित रहे। ये अति गांधीवादी थे और वो थोड़ा क्रांतिकारी भी थे बड़े वाले, परंतु महत्वपूर्ण दोनों का योगदान रहा। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले, पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे भारत को उस एक सूत्र में बांधा उन्होंने? अब तक एक कहावत है विदेशों में, खासतौर बिस्मार्क ने जर्मन को एक किया। जर्मन भी अलग अलग बटा हुआ था और बिस्मार्क जब वहाँ आए सत्ता में तो उन्होंने पूरे जर्मन की
वो छोटे छोटे रजवाड़ों और उन सबको एक करके जर्मन को एक इतनी बड़ी पावर बनाया कि दोनों विश्व युद्ध में जर्मन के कारण वो ये माना जाता है। जी सब कुछ उसको तोड़ा गया, जर्मन का विभाजन किया, परंतु फिर एक हुआ कि वो राष्ट्रवादी भावना उनमें बहुत थी। इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी जब माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण है, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, वो सत्ता का ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। वो होना था 1948 में। सर माउंटबेटन ने लिखा अपने महाराजा को और प्रधानमंत्री को, हम 1-1.5 साल यहाँ रह नहीं पाएंगे भारत में, क्योंकि यहाँ नेवी में भी बगावत हो गई है। INA ने भी नेताजी के कारण पूरी फौज में आज वो लॉयल्टी नहीं है और मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रीपोन किया जाए ट्रांसफ़र का हस्तांतरण। इसलिए जो जून 48 में होना था वो पहले हुआ। और फिर अंग्रेज़ तो चालबाज थे, उन्होंने एक अधिकार दे दिया 550 के आसपास जितनी रियासत थी जब विभाजन का, कि हर रियासत को निर्णय करने का अधिकार होगा कि वो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या अपना अलग से अस्तित्व बनाए रखे। तो सत्ता कौन छोड़ना चाहेगा जी। राजे महाराजे जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी थे जी, तो उनके अंदर सब में दुविधा थी जी। हम जवाहरलाल नेहरू ने ये काम गृह मंत्री के नाते सरदार पटेल को सौंपा जी, और सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से साम दाम दंड भेद चारों चीज़ों का उपयोग करते हुए और माउंटबेटन को भी साथ रखना, क्योंकि वो पहला गवर्नर जनरल भारत का माउंटबेटन ही रहा। ये भारत का दुर्भाग्य था। जिन्ना ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, तय ये हुआ था दोनों का बनेगा, परंतु जिन्ना के लिए मैं बनूंगा। जवाहरलाल नेहरू कहते ठीक है आप बन जाओ। जवाहरलाल नेहरू के तो लोगों में जो चर्चा है लेडी माउंटबेटन के कारण वो है जी, परंतु सरदार पटेल के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई जी, और पावर प्रधानमंत्री के पास है। उसके बावजूद उन्होंने सभी राजाओं को महाराजाओं को समझाया बुझाया, थोड़ा बहुत सख्ती का प्रयोग जहाँ ज़रूरत थी वो भी प्रयोग किया, और उनके जो मेनन हैं, उनके जो निजी सचिव थे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल की सफलता में है, जिसकी एक उनकी किताब भी है। परंतु सरदार पटेल ने क्या क्या किया, पहले तो सबको सेंट्रल हॉल जो पार्लियामेंट का है, सभी राजा महाराजाओं के क्यों 30-40 तो पाकिस्तान में जा रहे थे, वो तो उनकी भारत से जुड़ती नहीं थी जी। दुविधा में था जोधपुर का महाराजा, क्योंकि पाकिस्तान सीमा के नज़दीक था जी। जूनागढ़ वाला मुस्लिम के नाते वो चाहता था मैं पाकिस्तान में मिलूं। हैदराबाद वाला बड़ा पावरफुल भी था, बड़ा भी था, तो वो भी अपना अलग से वो चाहता था। कश्मीर ये था कि राजा हिंदू था, प्रजा ज़्यादा मुस्लिम थी। तो 4 बड़े वो रह गई प्रॉब्लम। बाकियों को तो समझा के बुझा कर बातचीत करके देश हित में प्रेरित करके उन लोगों को मिलाया। थोड़ी प्रॉब्लम केरल वाली भी थी, त्रिवेंद्र जो उसका भी जो प्रधानमंत्री था वो कहता था कि अलग से रहो, पर राजा समझदार था क्योंकि वो विष्णु को अपने आप को अवतार मानते थे। इन चारों को कैसे टैकल किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी भारत को एक बनाने में। उसके लिए उन्होंने जूनागढ़ में, क्योंकि गुजरात में ही था जूनागढ़, प्रजा अधिकांश हिंदू थी, तो जब कोई चीज़ समझ नहीं आई और वो मान नहीं रहा था, तो उन्होंने पहले तो उसका एक विभाजन किया जी, और उसमें एक में बगावत समझो कह लो या लोगों का विद्रोह करा दिया जी, और वहाँ से उसका शासन हट गया जी। जूनागढ़ के जो मुस्लिम शासक, दूसरे में भी उन्होंने अपने सब साथियों की, गुजरात में प्रभाव उनका ज़्यादा था, राजकोट वगैरह सब उसी में आते थे, तो पहले राजकोट को राजधानी बना के बगावत कराई और धीरे धीरे उसको मजबूर कर दिया और थोड़ा सा एक्शन लेके वो भाग गया अपने कुत्तों को समेत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिताजी उनके प्रधानमंत्री थे जी। तो जूनागढ़ की सुलटने के बाद अब ध्यान था कश्मीर और हैदराबाद। कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू कहना कि मैं देखूँगा, आप मत देखो जी, क्योंकि वो कश्मीरी थे नेहरू जी, और सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे शेख अब्दुल्ला के जी, और महाराजा के प्रति विद्वेष था हरी सिंह के जी,
तो उन्होंने उसको टैकल नहीं कर पाए ढंग से। सरदार पटेल ने फिर भी 2-3 समझदारी के काम उस चुपचाप कर गए। परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी को उन्होंने चुपचाप भेजा महाराजा को समझाने, कि महाराजा भी दुविधा में थे। उनको समझा बुझाकर गुरु जी गए और समझा के मनाया। इतनी देर उन्हें मालूम था कि जब पाकिस्तान बन रहा है तो सड़क डायरेक्ट कश्मीर में, सड़क मार्ग भारत से रोककर नहीं बचेगा, तो वाया सियालकोट था। तो धर्मवीर जो बाद में गवर्नर भी रहे, वो उस समय नौजवान वो थे, SDM या DM, उनको कह के कहना तेरे को सब पावर है, सड़क जो है ये पठानकोट से आगे वाली जो सड़क है ये तुमने तुरंत तैयार करानी है, 3 महीने में तैयार करानी है। बड़ा काम था, टेंडर वगैरह से हो नहीं सकता था। तो उसका मैं बैठा हूँ, मेरे साइन। तो वो सड़क ना बनती तो फिर भारत की सेनाएं तो कैसे जाते कश्मीर, भारत कश्मीर तो इस हिस्से से जुड़ा नहीं हुआ था। तो सरदार पटेल दूरदृष्टि थे, जो कुछ उनको समझा दो और देश हित में हो तो उसको करते थे। हैदराबाद में तो उनको 1 साल लगा और आखिर में पुलिस एक्शन कहना पड़ा उसको, मिलिट्री डायरेक्ट ना भेज के पुलिस और लोगों का, संघ के लोग, आर्य समाज के लोग, हिंदू समाज, उनसे विद्रोह कराया और निज़ाम को मजबूर किया हस्ताक्षर करने के लिए। तो बहुत बड़ा रोल उनका रहा जोड़ने के लिए, भारत को एक करने के लिए, और उसमें वो लगभग सफल हुए। जुड़ना तो चाह रहे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले, पर वो डायरेक्ट हमारी SS नहीं थी। बांग्लादेश जो बाद में बना ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसमें भी प्रॉब्लम थी कि आसाम के कुछ ज़िले, खासतौर पर सिलहट को वहाँ मर्दमशुमारी हुई थी, रायशुमारी बोलते हैं इसको, वोटिंग में। और उन्होंने भूपेंद्रनाथ मंडल जो एक अनुसूचित जाति के अम्बेडकर के बराबर के नेता थे, जिन्ना ने उनको बहका लिया और पहला कानून मंत्री बनाया। और वोटिंग में अनुसूचित जाति के लोगों ने मुस्लिम लीग का साथ दे दिया, तो सिलहट चला गया हमारा। परंतु सरदार पटेल जितना वो जिए, दुर्भाग्य से ज़्यादा जिए नहीं। 1950 में उनका देहांत हो गया। सोमनाथ का मंदिर उनके कारण बना, ये एक जग जाहिर है। नेहरू जी नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने गांधी जी को फैसला करना, तो गांधी जी ने कहा कि सरकारी पैसा नहीं लगेगा पर बनना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ को कितनी बार 15-20 बार तोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर का मैं अपने विद्यार्थियों को जानकर कि ये पता चलेगा कि हम कितना वैज्ञानिक मंदिर था वो। सोमनाथ मंदिर के पास एक जो ध्वज लगा हुआ है, पताका का सिंपू है, कॉलम कह लें या वो एक, वहाँ से आप दक्षिण की तरफ मुँह करके देखें, एक भी धरती नहीं है बीच में दक्षिणी ध्रुव तक। 10-15 हज़ार किलोमीटर की दूरी के बीच में धरती ना हो, तो कितना सोच के वो हमने स्तंभ बनाया था कि दक्षिण ध्रुव तक देखने में कोई भी बीच में भूमि नहीं है। उस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब उसमें गए तो नेहरू जी ने लिख के दिया कि आप नहीं जाएं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और इतना अति प्राचीनतम मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर मेरा ना जाने का कोई कारण नहीं बनता, मैं गए हुए। परंतु नेहरू जी कितने जिद्दी थे। राजेंद्र प्रसाद का देहांत किन स्थितियों में और सरदार पटेल का, ये आज के युवकों को थोड़ा और जाना चाहिए डिटेल में। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहकर सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में, सदाकत आश्रम कांग्रेस का हेडक्वार्टर, उसमें रहे जबकि वो सांस की बीमारी थी और बहुत अंत उनका जो बड़ा पैथेटिक रहा सीलन भरे कमरे में रहने से। और उनका संस्कार दिल्ली नहीं हुआ, पटना में ही हुआ। सरदार पटेल का देहांत बम्बई में हुआ। सरदार पटेल के देहांत में पूरा मंत्रिमंडल जाना चाहता था। जवाहरलाल नेहरू ने सबको मना किया, कोई नहीं जाएगा और संस्कार भी बम्बई होगा। तो मरने के बाद भी इतना अंदर से जेलसी रखना, जो स्वयं स्वाभाविक प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो उनको तो निश्चित तौर पे बनना ही था। इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे भी, इसीलिए आज के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं 21 अक्टूबर को निर्वाचित सरकार जो भी गया था, तो मोदी जी का ट्वीट देखिए आप,
कि भारत के पहले प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के जी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बेशक थी, जी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, परंतु इतिहास में नहीं लिखा गया। शायद अब लिखा जाएगा, ठीक किया जाएगा। सरदार पटेल नॉर्मल वे में बनने थे, जी परंतु उनका भी कोई स्मारक नहीं बना, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। बहुत बरसों बाद शायद नरसिम्हा राव के टाइम दिया गया, जी और उनकी याद में आज विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी ऑफ स्टैचू स्टैचू, जो लिबर्टी के स्टैचू जो अमेरिका से भी जी। यूनिटी का जो है, और 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मैराथन वगैरह होंगे पूरे देश के अंदर। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप, और 31 अक्टूबर को इंदिरा जी का बाई चांस उनका मृत्यु दिवस है, जी जिस दिन गोली मारी गई। उसके बावजूद दोनों वो भी अपने स्थान पर महान थी, कम से कम उन्होंने सिक्किम को जोड़ने का जो नेहरू ने गलती की थी उसको सुधारा, और बांग्लादेश बनाने में जो हमारी सबकी इच्छा थी देश की, उसमें उन्होंने की। तो हर व्यक्ति में गुण दोष हैं, तो इंदिरा जी के 2 काम ऐसे हैं जिसको मैं प्रशंसक हूँ, परंतु उन्होंने राजाओं का प्रिवी पर्स जो सरदार पटेल ने एक उनको आश्वासन दिया था, जी और ये प्रिवी पर्स का कॉन्सेप्ट भी जर्मन से ही लिया था हमने, बिस्मार्क से, जिनका सब कुछ ले लिया उनको थोड़ा पेंशन, थोड़ा मान सम्मान देते रहें, ताकि उन्होंने अपने बड़े बड़े राज दिए हैं। बैंक बड़ौदा महाराज कितने बड़े थे, ग्वालियर के कितने बड़े थे, हैदराबाद बहुत बड़े थे, कई देशों से बड़े थे। आपने हैदराबाद का जिक्र किया, उनको लौह पुरुष बोलते हैं। क्या हैदराबाद में उन्होंने जो किया, जो इन्होंने एक्शन लिया, उसी से उनको लौह पुरुष बोलते हैं? लौह पुरुष तो पहले से, कि उनकी जो एक्शन ओरिएंटेड थे, जी वो सोच समझ के एक्शन लेते थे, उस पर टिकते थे। वो गांधीवादी थे, परंतु गांधीवादी उतने नहीं थे कि एक तरफ थप्पड़ मारो तो दूसरी तरफ भी मारो दो, जी परंतु गांधी के प्रति निजी तौर पर वो समर्पित थे। जब गांधी जी के ऊपर पहली बार प्रार्थना सभा में गोली चली, ये तो नाथूराम गोडसे तो दूसरी बार सफल हुआ ना, तो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए लोग भेज दिए, प्लेन क्लॉथ में भेजे, और गांधी जी को जाके कहा कि आपके ऊपर खतरे हैं, और मैं गृह मंत्री के नाते ये आपसे कहने आया हूँ कि आप सुरक्षा ले लें। जी ड्रेस में नहीं लेंगे, मैं बिना ड्रेस के। उनको पता चल गया गांधी को, उसको फिर हटवा दिया जी कि मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा। वो सनातनी थे और विश्वास ज़्यादा भगवान पर करते थे गांधी जी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, और मारेगा तो भगवान मारेगा, जी जी तुम क्या रक्षा करो। तो उनका जब हत्या हुई तो सबसे दुखी कौन था, परंतु कांग्रेस के अंदर के लोगों ने मांग की कि सरदार पटेल इसका जिम्मेवार है। जी उसके कारण उनको संघ पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ा, गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार करना पड़ा, वीर सावरकर को गिरफ्तार करना, जो 6-7-8 महीने में सबको पता चल गया ना कोई रोल नहीं है। जिन्होंने मारा है उन्होंने सब चीज़ बताई है, और ये भी कहा कि हमने मारा है। और मुरारजी भाई उस समय मुख्यमंत्री थे बम्बई के। जी जब सारी चीज़ स्पष्ट होगी तो सावरकर को भी छोड़ा, गोलवलकर जी को छोड़ा, संघ से प्रतिबंध भी हटाया, और जिस संघ को कुचलने के लिए नेहरू जी को मौका मिला था, उसी संघ के प्रशंसक हुए 62 की लड़ाई में। नेहरू जी को बुलाने पड़े 3000 स्वयंसेवक, कि आपने बहुत काम किया, आप रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई। तो नेहरू जी 62 के युद्ध के बाद टूट गए थे, उनकी सच्चाई उनको सब कुछ सामने आ गई थी, और एक इसमें क्षमा प्रार्थी थे और अस्वस्थ भी हो गए थे। जी परंतु सरदार पटेल से उनका कोई द्वेष का कारण नहीं था, जिसने अपनी गांधी जी के कहने पे सबसे बड़ी पोस्ट छोड़ी और उसके बाद लगे रहे, सब देश को एक किया, देश की। और पहले वो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि पहले IND मिनिस्टर भी वो थे। जी पहले सूचना प्रसारण मंत्री। और कितने लोगों को पता, पत्रकार लोगों को भी पढ़ाएं बताएं कि वंदे मातरम अधूरा गाने का तय कराया जवाहरलाल नेहरू ने, जी जिससे गंवाना चाह रहे थे। वो उस समय सबसे बड़े भारत के थे, पुलस्कर या क्या नाम था, मराठी थे। उनकी शर्त थी मैं पूरा गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। जी मैं भारत का विभाजन कर रहे हो, मैं वंदे मातरम का विभाजन मैं नहीं करूंगा। नहीं करूँगा। जी कितनी बड़ी बात। जी तो सरदार पटेल ने चुपके से कहा कि आप गाओगे ना, जी मैं IB मिनिस्टर के नाते कह रहा हूँ आप गाना, जी और हम तो खड़े होंगे, आप पूरा गाना, ये मान के कि पूरा गाना है, जी कोई बीच में टोक नहीं सकता, मैं वहाँ हूँ, पूरा गा दिया जी। वो रिकॉर्ड पर आ गया। जी अब देख लेना, मेरे ख्याल अगले साल तक
जी। मोदी जी उसको वंदे मातरम को भारत में पूरा गायन होगा। ये 2024 के इलेक्शन के बाद मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो अगली टर्म के लिए हैं, जिनमें भारत का नाम भारत होना जी। और वंदे मातरम पूरा गाना, और जो ये कॉमन सिविल कोड और ये जो छोटी छोटी जो अड़चने हैं, संविधान में माइनॉरिटी के नाम पर प्रिविलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पे दे दिए दुनिया भर के, जो जिसको लोगों को ज़्यादा मालूम भी नहीं कि आर्टिकल 29-30 में क्या है। ये सब उस पर हैं। जी। सुधार की तरफ बढ़ेंगे और सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब ये पूरा देश अखंड भारत के रूप में, भारत के मानचित्र जो हमारा प्राचीन था उस रूप में हों। हम उस तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हम तो पूरे दुनिया को एक मानने वाले लोग हैं। जी। राम के टाइम में भी अहिरावण आज के अमेरिका में था। जी। माया धर्म को मानने वाले पूरे अमेरिकन महाद्वीप में फैले हुए हैं, जो शिव को भी मानते हैं, और माया मीन्स इल्यूजन। जी। तो मेरा ये मानना है कि अब भारत का जो उदय हो रहा है, इसमें हम सब लोग सम्मिलित हों, सब अपना 100% दें, और सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक मजबूत, देश बनाएंगे। शिक्षित, समृद्ध और स्वस्थ भारत, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाला भारत, पूरे विश्व में बंधुत्व शांति की गारंटी देने वाला भारत, पूरे विश्व के अंदर मानवता का जो नरसंहार रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, हमास जो हो रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने वाली क्षमता भारत में है। और वो क्षमता हमने आने वाले 10-15 साल में अपनी बढ़ानी है, विकसित करनी है। ये मैं अपनी ओर से, महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से सरदार के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर एकता के सूत्र में भारत को बांधना है। भारत ही नहीं, हमें विश्व को बांधना है। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।